नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा, ज्ञानदायिनी क्लासेस ऑनलाइन। जिस प्रकार आप लोगों ने मेरे पहले वीडियो को देखा और अपना प्यार दुलार यानी मान सम्मान दिया, उसी प्रकार हमें आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि आप लोग इस दूसरे भाग को भी देखेंगे और अपने लक्ष्य को पाकर ही मानेंगे। हमारे इस वीडियो का मेन उद्देश्य है या तो करो या तो मरो, अर्थात लक्ष्य पर हमें पहुंचना है, चाहे जिस प्रकार पहुंचना है। तो दोस्तों, बात न करते हुए क्या होता है जब केवल समीकरण दीजिए। इस भाग में हम मतलब ये दूसरा भाग है और इसमें हम कुछ नए समीकरणों को देखेंगे। तो जिसमें पहला समीकरण है, आइए उसे हम समझते हैं। समीकरण हमारे पास है कि क्या होता है जब मेथिल क्लोराइड को क्या होता है जब मेथिल क्लोराइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं। तो प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है मेथिल क्लोराइड को मेथिल क्लोराइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया कराते हैं या ने से क्रिया कराते हैं। तो प्रश्न एक बार पुनः ध्यान दीजिएगा। प्रश्न ये है, क्या होता है जब मेथिल क्लोराइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं। तो आइए हम समझते हैं। ये हमारे पास है मेथिल क्लोराइड CH3Cl और यह है सोडियम और यहाँ पे है CH3Cl। तो हमने देखा कि मेथिल क्लोराइड के दो अणु को हमने लिया और इसे हम क्रिया करा दिए हैं सोडियम से। यहाँ पर जो अभिक्रिया होगी वह ईथर की उपस्थिति में होगी और ईथर जो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे वह शुष्क ईथर होगा। तब ये बनाएगा एल्केन। क्या बनाएगा? तब ये बनाएगा एल्केन और NaCl बाहर चला जाएगा। ध्यान से देखिएगा, Na यहाँ पर 2 बार है, इसलिए लिखेंगे आप 2NaCl। तो पुनः देखिएगा प्रश्न को। प्रश्न ये है, क्या होता है जब मेथिल क्लोराइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया कराते हैं। तो आप कहोगे कि जब मेथिल क्लोराइड के दो अणु को सोडियम धातु से ईथर की उपस्थिति में, यहाँ पर जो ईथर लिए हैं वह शुष्क ईथर है, क्रिया कराएंगे तो एल्केन बनेगा और सोडियम क्लोराइड बाहर चली जाएगी। तो यह हमारा पहला रिएक्शन था। आइए हम देखते हैं दूसरा रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म को एल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया कराते हैं। दूसरा है क्लोरोफॉर्म को एल्कोहलिक KOH से क्रिया कराते हैं। तो प्रश्न एक बार आप ध्यान से सुनिए। प्रश्न ये है, क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म को एल्कोहलिक KOH से क्रिया कराते हैं। तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है? CHCl3 + 4KOH और ये जो आपका KOH है यह एल्कोहलिक मीडियम का है, एल्कोहलिक माध्यम का है। जब क्रिया कराएंगे तो बनेगा HCOOK बनेगा पोटेशियम फार्मेट। इसका नाम है पोटेशियम फार्मेट। उसके बाद बनेगा यहाँ पर 3KCl बनेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो उत्पाद के रूप में निकलता है वह निकलेगा आपका जल। तो जल का कितना अणु है? 2 अणु है। तो आप परिभाषा इसकी क्या बनाएंगे कि जब क्लोरोफॉर्म को एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो पोटेशियम फार्मेट बनता है, पोटेशियम क्लोराइड बनता है और जल का अणु बाहर निकलता है। इसको हमने देखा। तो इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या है आइए समझते हैं। हमारा प्रश्न ये है कि क्या होता है जब आयोडोबेंजीन को हम कॉपर से क्रिया कराते हैं। प्रश्न ये है, क्या होता है जब आयोडोबेंजीन को हम कॉपर धातु से क्रिया कराते हैं। तो देखिए, तीसरा प्रश्न है आयोडोबेंजीन को
कॉपर से क्रिया कराते हैं, कॉपर से क्रिया कराते हैं। तो देखिए अब हम बनाएंगे यहाँ पे आयोडोबेंजीन। ये हमारे पास जो बनेगा, ये रचना जो बन रही है ये है आयोडोबेंजीन, और यहाँ पर कॉपर, यहाँ पे क्या लगेगा, कॉपर, और ये भी हमारा क्या बनेगा, इसमें यहाँ पे बनेगा आयोडोबेंजीन। तो परिभाषा बनेगी इसकी, पहले रिएक्शन पूरा किया फिर हम परिभाषा को देखते हैं। ये जो रचना बन रही है ये है आपका डाइफेनिल, डाइफेनिल, और यहाँ पे CuCl2 बाहर जाएगा, यहाँ पे Cu ऐसे ये इतना बाहर जाएगा। तो आप इसकी हिंदी में परिभाषा बताएंगे कि जब आयोडोबेंजीन को, मतलब ये आयोडोबेंजीन का दो अणु है, एक अणु ये है एक अणु ये है, तो आयोडोबेंजीन के दो अणु को कॉपर से, कॉपर यहाँ पे दो अणु होगा, ध्यान देना, कॉपर का यहाँ पे दो अणु होगा, तो आयोडोबेंजीन के दो अणु को कॉपर के दो अणु के साथ जब क्रिया कराएंगे, यह क्रिया ईथर की उपस्थिति में होगी। जब क्रिया कराएंगे तो डाइफेनिल, इसका नाम क्या है, डाइफेनिल, डाइफेनिल बनेगा, और साथ ही साथ कॉपर आयोडाइड बाहर चला जाएगा। तो बनेगा यहाँ पर, जब हम बेंजीन क्या है, आयोडोबेंजीन के दो अणु को हम कॉपर धातु से ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो डाइफेनिल बनेगा और कॉपर आयोडाइड बाहर चला जाएगा। तो हमने इस समीकरण को देखा। आइए हम देखते हैं अगले समीकरण को कि अगला क्या है और कौन सा महत्वपूर्ण समीकरण है। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, एथिल क्लोराइड को जलीय या NaOH से क्रिया कराते हैं। तो चौथा प्रश्न है, एथिल क्लोराइड को एथिल क्लोराइड को जलीय KOH से क्रिया कराते हैं, KOH से क्रिया कराते हैं। अब देखिए क्या बनेगा, तो यहाँ पे C2H5Cl प्लस NaOH, जो यहाँ पे NaOH है वह जलीय माध्यम में लिया गया है। अब जब रिएक्शन होगा तो C2H5OH होगा प्लस NaCl बाहर चला जाएगा। तो आप कहोगे कि जब हम एथिल क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो एथिल एल्कोहल बनता है और सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाता है। तो हमने इस समीकरण को देखा। अब हम देखेंगे अगला समीकरण। उसी क्रम में हम अगला समीकरण देखते हैं। 2-ब्रोमो ब्यूटेन को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, आइए हम समझते हैं। तो यहाँ पर ये रचना जो है वो है आपका 2-ब्रोमो ब्यूटेन की संरचना है। ये 2-ब्रोमो ब्यूटेन है। अब इसे हम एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करेंगे, KOH के साथ गर्म करेंगे। जब इसे हम गर्म करेंगे तो ब्यूटीन 2 बनेगा। देखिए यहाँ पर यह रचना बनेगी और उसके बाद होगा यहाँ पर कि यहाँ पर यस लगेगा और यहाँ द्विबंध लगेगा CH और यहाँ पे CH3, तो ब्यूटीन 2 बन गया प्लस KBr प्लस HOH, ये बाहर चले जाएंगे। तो आप परिभाषा में कहोगे, जब हम 2-ब्रोमो ब्यूटेन को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो बनेगा आपका ब्यूटीन 2 बनेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड बनेगा और जल बाहर चला जाएगा। उसी क्रम में हम अगला देखते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को एस्टर के साथ क्रिया कराते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वह है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को एस्टर के साथ क्रिया कराते हैं। तो देखिए इसका समीकरण क्या होगा। प्रश्न हमारा है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को एस्टर के साथ क्रिया कराते हैं, तब बनेगा आपका यहाँ पे RMgX और RCOOR। यहाँ पर ये चीज ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है और ये एस्टर है। जब दोनों की
आपस में क्रिया होगी तो जो बनेगा वो बनेगा आपका आर सी, यहाँ पे ओ एम जी यक्स बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आर बन जाएगा और ये आर हो जाएगा। तो मतलब ये जो रचना बनी है यही समीकरण प्राप्त होगा कि जब हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को एस्टर से क्रिया कराते हैं और जब हम इसका जल अपघटन कराएंगे, ध्यान से देखिएगा, और जब इसका हम जल अपघटन कराएंगे तो मध्यवर्ती यौगिक हमें मिला है। उसके बाद इसको तोड़ने पर हमें ईथर या अल्कोहल प्राप्त होगा। तो हमने इस समीकरण को देखा। अगला समीकरण देखिए कौन सा है। अगला समीकरण जो है वह है कि क्या होता है जब कीटोन की क्रिया क्या होता है जब कीटोन की क्रिया एथिलीन ग्लाइकॉल से होती है। किससे? एथिलीन ग्लाइकॉल से होती है। तो आइए हम समझते हैं। देखेंगे पहले हम 2CH3CO, ये क्या है आपका कीटोन या प्रोपेनोन है, और इसके जब हम क्रिया कराएंगे किससे? एथिलीन ग्लाइकॉल से। तो एथिलीन ग्लाइकॉल का जो सूत्र है CH2OH। ध्यान देना यहाँ पे एक बार ही कीटोन रहेगा, जब क्रिया होगी तो ये आपका बदल जाएगा। देखिए ये रचना बनाएगा CH3C। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, CH2 कितनी बार है? 2 बार है। तो CH2 हम ऐसे लिख देंगे, अथवा चाहिए ऑक्सीजन के साथ यहाँ बंद बना लीजिए, तो ऑक्सीजन फिर CH2 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे ऑक्सीजन CH2 हो जाएगा। ये रचना बनाएगा। तो एथिलीन ग्लाइकॉल इसका नाम हो गया। ये एथिलीन ग्लाइकॉल था, लेकिन जब क्रिया किया तो क्रिया कराने के बाद जो कार्बनिक यौगिक बना है उसका नाम है चक्रीय कीटल। इसका नाम क्या है? चक्रीय कीटल है। साथ ही साथ जल का अणु बाहर जाएगा। तो परिभाषा में आप कहेंगे कि जब हम एसीटोन को एथिलीन ग्लाइकॉल से क्रिया कराते हैं तब चक्रीय क्या बनता है? कीटल बनता है। चक्रीय कीटल बनेगा और जल बाहर जाएगा। आइए इसी क्रम में हम अगला समीकरण को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रोपेनोन की क्रिया बेरियम हाइड्रोक्साइड से होती है। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पे 2 मतलब 2 बार प्रोपेनोन रहेगा। ये रचना हो गई प्लस BaOH होल ट्वाइस, ये सब रचना है। अब जब इसकी क्रिया होगी तो एक मध्यवर्ती यौगिक बनेगा जो CH3 और यहाँ पे होगा कार्बन के साथ OH लगा, OH। उसके बाद होगा यहाँ पे COCH3, ये यौगिक बनेगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम जो है यहाँ पर वो दिया गया है आपका, इसके पहले देखिए कार्बनिक वैलेंसी यहाँ पे कितनी होती है? यहाँ पे होती है 2, इसलिए यहाँ पे H आके इसकी वैलेंसी को पूरा कर लेगा और यहाँ पे बना लेगा ऑक्सीजन। यहाँ पे रहेगा कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन और CH3, ये बन जाएगा। इसका नाम जो होता है, इसका नाम है कीटोल। क्या नाम है? कीटोल। ये मेन उत्पाद बनेगा। बाकी अन्य चीजें बाहर जाएंगी, जैसे बेरिलियम है ये बाहर जाएगा, साथ ही साथ इसमें BaOH या जो भी बनेगा वो बाहर जाएगा। तो प्रश्न ये है आपका, प्रोपेनोन की क्रिया बेरियम हाइड्रोक्साइड से होती है तो क्या होगा? तो आप कहोगे कि जब प्रोपेनोन की क्रिया बेरियम हाइड्रोक्साइड से होगी तो कीटोल बनेगा और आपका मेन उत्पाद कीटोल है, बाकी जो भी होगा वो बनकर बाहर जाएगा। तो हमने इस समीकरण को देखा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि फेनिल मेथिल कीटोन को 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है? प्रश्न एक बार फिर सुनिए। प्रश्न यह है कि फेनिल मेथिल कीटोन को 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होगा? तो ये जो बना है ये रचना है आपका फेनिल मेथिल कीटोन, और ये रचना जो यहाँ तक बनी हुई है पूरी, ये रचना इतनी बनी हुई है, इसका नाम है कीटोन। इसका नाम है 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन, इसकी रचना है। जब क्रिया होगी तो बनेगा 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन और
जल यहाँ से बाहर जाएगा। तो कहेंगे जब हम फेनिल मेथिल कीटोन की क्रिया 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन से कराते हैं तो जल का अणु बाहर जाएगा और जो बनेगा वह बनेगा 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन बनेगा। तो हमने इस समीकरण को देखा। आइए हम देखते हैं कि और क्या क्या अभिक्रियाएं हैं। अगला प्रश्न है आपका, क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड सांद्र NaOH या KOH से क्रिया करता है। अगला प्रश्न है फॉर्मेल्डिहाइड सांद्र NaOH और KOH से क्रिया करता है। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड के हम दो अणु को लेंगे और इससे पहले हम NaOH से क्रिया कराएंगे, तब ये बनाएगा मेथिल एल्कोहल बनाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे बनाएगा सोडियम फॉर्मेट। क्या बनाएगा? सोडियम फॉर्मेट। तो परिभाषा में आप कहोगे जब फॉर्मेल्डिहाइड को या फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो मेथिल अल्कोहल बनता है और सोडियम फॉर्मेट बनता है। अब हम देखेंगे KOH से क्रिया। तो 2HCHO मतलब ये फॉर्मेल्डिहाइड है, KOH से आप क्रिया कराओगे, ये बनेगा CH3CH3OH बनेगा। साथ ही साथ COO बनेगा यहाँ पर। तो देखिए इसका नाम क्या है? अभिक्रिया में कहोगे जब फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो मेथिल अल्कोहल बनता है, पोटेशियम फॉर्मेट बनता है। इस समीकरण को हमने देखा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि ग्लेशियर निर्जल एसिटिक अम्ल को PCl5 से क्रिया कराते हैं। प्रश्न हमारा है क्या होता है जब ग्लेशियर मतलब निर्जल एसिटिक अम्ल को PCl5 से क्रिया कराते हैं। तो ये हमारे पास है CH3COOH। यहाँ पे कितना अणु है? यहाँ पे केवल हमने एक अणु लिया है। PCl5 से अगर हम क्रिया कराएंगे तो होगा क्या आपका PCl5। लेकिन ध्यान से देखिएगा, कभी कभी ये भी प्रश्न आता है कि PCl3 से क्रिया कराते हैं। तो देखिए अगर PCl3 से कराएंगे तो दोनों के अलग अलग आंसर प्राप्त होंगे। पहले हम देखते हैं PCl5 का। तो CH3CO Cl HCl प्लस POCl3 ये मिल गया। फिर से सुन लीजिएगा, जब हम एसिटिक अम्ल को PCl5 से क्रिया कराएंगे तो मिलेगा आपका एसिटिल क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, फास्फोनिल क्लोराइड मिलेगा। उसी प्रकार जब हम इसे PCl3 से क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे हमें एसिटिक अम्ल का 3 अणु लेना पड़ेगा। और जब हम यहाँ पर एसिटिक अम्ल के 3 अणु को लेंगे तो यह रिएक्शन जो होगी अब बनाएगा प्रोडक्ट क्या? CH3COCl प्लस H3PO3 को बनाएगा। तो पुनः ध्यान दीजिएगा, जब एसिटिक अम्ल के 3 अणु को PCl5 यानी फास्फोरस पेंटा क्लोराइड से क्रिया कराएंगे तो एसिटिल क्लोराइड का 3 अणु बनेगा और H3PO3 बाहर चला जाएगा। तो हमने देखा इस रिएक्शन को। अगला है आपका कि एसीटोन को सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया कराते हैं। तो देखिए एसीटोन का सूत्र क्या है? CH3COO ऐसे लिखो ना, CH3COCH3 प्लस एसीटोन सोडियम बाई क्या है? एसीटोन का मतलब ये सूत्र है सोडियम बाइसल्फाइड से आप क्रिया करा रहे हो। तब होगा क्या यहाँ पर होगा NaHSO3। जब रिएक्शन होगी ये बनाएगा H आकर यहाँ भी जुड़ जाएगा, CH3
इसके बाद COH हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे SO3H हो जाएगा। ये क्या है? सोडियम बाइसल्फाइड यौगिक है। क्या है? सोडियम बाइसल्फाइड यौगिक है, या इसे हम एक नाम देते हैं एसीटोन बाइसल्फाइड। क्या है? एसीटोन सल्फाइड। तो अगर आपके सामने प्रश्न आ जाए क्या होता है जब एसीटोन बाइसल्फाइड को आपस में हम क्रिया कराते हैं, तो होगा आपका कि एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया करेगा तो एसीटोन बाइसल्फाइड बनेगा। तो हमने इस चीज़ को यहाँ पे देखा, और यहाँ पर देखिए जो H यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका Na। क्या हो जाएगा? Na हो जाएगा। इस चीज़ को हमने देख लिया। आइए हम देखते हैं अगला समीकरण। अगला प्रश्न है, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फार्मेट के मिश्रण को गर्म करते हैं। देखिए कैल्शियम एसीटेट का सूत्र जो है ये आपके सामने है। ये है क्या? कैल्शियम एसीटेट का सूत्र। उसी प्रकार देखेंगे हम कैल्शियम फार्मेट का सूत्र। ये है कैल्शियम फार्मेट। अब देखिए होगा क्या, यहाँ से 2 Ca मतलब ये बाहर चले जाएंगे, तो यहाँ 2Ca ये हो गया। उसके बाद चाहे ऐसे लिख दो -2Ca ये हो गया आपका, और CO3, एक CO3 आप यहाँ निकाल लीजिए ऐसे ऐसे, और एक CO3 यहाँ से निकाल लीजिए तो निकल जाएगा CO3। उसके बाद अब देखिए क्या बचा है यहाँ पर। यहाँ पे बचा है CH3, कितनी बार है? CH3, और यहाँ पे CO, और यहाँ पे H। लेकिन ये चीज़ कई बार है? तो 2 बार है। तो आप कहोगे परिभाषा हिंदी में, जब हम कैल्शियम एसीटेट को कैल्शियम फार्मेट के साथ क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बाहर चला जाता है और बनता क्या है आपका? बनेगा आप यहाँ पे एसिटल्डिहाइड बनता है। तो हमने इसको देखा। आइए देखें अगला प्रश्न है हमारा कि एथेनोइक अम्ल को P2O5 फास्फोरस पेंटाक्साइड के साथ गर्म करते हैं। तो इस प्रश्न को देखिए क्या होगा। यहाँ पे 2 अणु लेंगे हम इसके, और जब गर्म करेंगे, अब देखिए पहले तो हमने इसको लिया, गर्म करेंगे तो जल का अणु बाहर चला जाएगा और बनेगा आपका CH3CO मतलब एसिड एनहाइड्राइड बनेगा। जल का अणु बाहर चला जाएगा। तो पूरा ध्यान से देखिएगा, जब हम एसिटिक अम्ल के 2 अणु को P2O5 मतलब फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो एसिड एनहाइड्राइड बनेगा, और क्या होगा? जल का अणु बाहर चला जाएगा। उसी प्रकार देखिए अगला प्रश्न को हम देखते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल को हम किससे? अमोनिया से क्रिया कराएंगे। तो देखिए एसिटिक अम्ल मतलब CH3COOH प्लस NH3। जब क्रिया होगी तो ये H आके यहाँ जुड़ जाएगा और बनाएगा CH3COONH4। अब इस रिएक्शन में होगा क्या कि इसको हम पुनः गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर जल का अणु बाहर चला जाएगा और बचेगा CH3CONH2। इसका नाम है एमाइड। तो आप परिभाषा दोगे, जब हम एसिटिक अम्ल को अमोनिया से क्रिया कराते हैं तो एक मध्यवर्ती यौगिक CH3COONH4 बनता है। जब इसे हम गर्म करते हैं तो पानी का अणु बाहर चला जाता है और एमाइड प्राप्त होता है, जिसका सूत्र CH3CONH2 है। तो हमने इसको भी देखा। अब हम देखेंगे अगला समीकरण। अगला प्रश्न है, सोडियम फार्मेट को उच्च ताप पर गर्म करते हैं। तो सोडियम फार्मेट को उच्च ताप पर गर्म करते हैं।
देखिए इसमें होगा क्या आपका कि 2 बार लिखेंगे हम, लेकिन 2 अणु इसका हम लेंगे। ये क्या है आपका सोडियम फॉर्मेट है। जब क्रिया कराएंगे तो ये बनाएगा C, उसके बाद यहाँ पे COONA और COONA बनाएगा प्लस जल, प्लस यहाँ से हाइड्रोजन का अणु बाहर देगा, हाइड्रोजन का अणु या हाइड्रोजन गैस बाहर जाएगी। तो आप कहोगे परिभाषा में जब हम सोडियम फॉर्मेट को उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो यहाँ पर COONA और COONA बनता है जो एक कार्बनिक यौगिक है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल जाती है। अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज को टाइलन अभिकर्मक से क्रिया कराते हैं। तो देखिए ये हमारे पास है ग्लूकोज का सूत्र CHOH 4 टाइम्स, उसके बाद CH2OH। जब क्रिया कराएंगे टाइलन अभिकर्मक सूत्र क्या है Ag2O। इससे जब क्रिया होगी तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन आएगा और COOH बना लेगा और CHOH 4 टाइम रहेगा और उसके बाद बनाएगा ये CH2OH। साथ ही साथ रजत दर्पण बाहर चला जाएगा। तो आप कहोगे कि जब हम ग्लूकोज को टाइलन अभिकर्मक के साथ क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर जो बनेगा वो ग्लूकोनिक अम्ल होगा और रजत दर्पण बाहर चला जाएगा। इस अपक्रिया को हमने देखा। आइए इसी क्रम में हम अगली अपक्रिया को देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न है आपका कि एथिल एमीन पर NaNO2 तथा HCl की क्रिया होती है। तो प्रश्न हमारा है एथिल एमीन पर NaNO2 तथा HCl की क्रिया होती है। आइए अब देखते हैं क्या होगा। तो एथिलीन का सूत्र क्या है C2H5NH2, उसके बाद NaNO2 प्लस HCl। तो यहाँ से एक बात क्लियर है कि बनेगा एथिल अल्कोहल, ये बन गया। फिर NaCl, अब NaCl जब चला गया तो बचे क्या यहाँ पे 2H2O, मतलब 2 जल के अणु बनेंगे। तो हमने यहाँ पर इस चीज को देखा, जल के अणु बन गए और आपका NaCl बन गया और आपने देखा कि अल्कोहल बन गया। अब इस समीकरण को हम इस प्रकार हिंदी में बोल सकते हैं कि जब एथिलीन को हम नाइट्रस या सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो एथिल अल्कोहल बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा और जल का अणु बाहर जाएगा। आइए हम देखते हैं इसके बाद अगला समीकरण। अगला प्रश्न हमारा है स्टोन विरंजक चूर्ण से क्रिया करता है। तो पहले हम देखेंगे विरंजक चूर्ण क्या है और उसके बाद आगे इसमें हम समझेंगे। तो एसीटोन विरंजक चूर्ण से क्रिया करता है। तो इसमें एक मध्यवर्ती यौगिक बनेगा जिसे हम पहले बनाएंगे। तो C यहाँ पे होगा CaOCl2, जल से क्रिया होगी। अब ये बन जाएगा CaOH होल ट्वाइस, उसके बाद बनेगा यहाँ पर Cl2 गैस बाहर जाएगी। अब हम लिखेंगे यहाँ पर एसीटोन CH3COCH3, इसकी क्रिया हम करा देंगे 3Cl2 से। तो यहाँ पर ये जो बनेगा CCl3 बनेगा, COCH3 बनेगा, साथ ही साथ 3HCl बाहर जाएगा। अब हम इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे CaOH, उसके बाद यहाँ पर CCl3 COCH3 अब जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे होगा, मतलब यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा 2CHCl3 प्लस बाहर क्या जाएगा, यहाँ से जाएगा आपका CH3CO ट्वाइस Ca, ये बाहर चला जाएगा। तो अब देखिए इसकी परिभाषा हम कैसे
बताएंगे। आप कहोगे एसीटोन जब विरंजक चूर्ण से क्रिया करता है, इसके लिए हमें पहले एक मध्यवर्ती यौगिक बनाना पड़ेगा, जो क्या है CaCl2, मतलब विरंजक चूर्ण को हम पहले जल से क्रिया कराएंगे और तब बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन। अब हम एसीटोन को लेंगे और क्लोरीन से क्रिया कराएंगे, तब बनेगा आपका CaCl3CO CH3 तथा Cl बाहर जाएगा। इसे हम क्लोरल एसीटोन के नाम से जानते हैं। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरल एसीटोन से क्रिया कराएंगे तो क्लोरोफार्म का 2 अणु बनेगा और कैल्शियम एसीटेट बाहर चला जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा क्या होता है जब से संबंधित कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसके जो बचे हुए भाग हैं या जो बचे हुए प्रश्न है उसको हम अगले भाग में पढ़ेंगे। आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर समस्या हो तो आप लोग संपर्क करेंगे।